जय हिंद। कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्न बैंक है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी कर दिया गया है। अब इसी प्रश्न बैंक से ही सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो आइए हम एक झलक देखते हैं इस प्रश्न बैंक में कैसे कैसे क्वेश्चनों को समावेशित किया गया है और दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज है, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है इसको। इसके बाद इसका नेक्स्ट पेज है। तो ये विद्यार्थियों से कुछ आग्रह किया गया है कि हमें किस प्रकार से अपने परीक्षा की तैयारी करनी है। इसके बाद इसका अगला पेज है, इसमें अनुक्रमणिका दी गई है इसकी, यानी कि कौन सा लेसन किस पेज क्रमांक पे है, तो इस तरह से दिया गया है यहाँ पास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, इसमें दिया गया है परीक्षा उपयोगी सूत्र। तो यहाँ सबसे पहले ये जो सूत्र स्टार्ट किए गए हैं लेसन 2 से स्टार्ट किए गए हैं। अध्याय 2 का हमारे नाम है बहुपद। तो सबसे पहला इसमें सूत्र दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0 के रूप का होता है। तो यहाँ पास यदि हमसे पूछा जाता है परीक्षा में कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है, तो हमें यहाँ लिखना है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ ये a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं और जो a का मान है, यानी जो हमारी वास्तविक संख्या पहली a है, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हुआ ax² प्लस bx प्लस c। फिर दूसरे नंबर पे दिया है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हों। हमें पहले से ही पता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका जो शून्यक होते हैं, यानी शून्यकों को हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा और बीटा से। तो यहाँ पास शून्यकों का योगफल दिया है। यदि हमें परीक्षा में पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो योगफल को हम पढ़ेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। इसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो c का मान होता है जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद में जो हमारा c होता है, तो c हमारा अचर पद कहलाता है, तथा जो a होता है वो x² का गुणांक। तो इसको यदि हम हिंदी में लिखना चाहें अल्फा इंटू बीटा के मान को, तो हम लिख सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा यानी जो हमारा योगफल है तो -b/a होता है। तो जो हमारा -b है, तो माइनस चिन्ह तो यहाँ पास कॉमन है, लेकिन जो b है हमारा तो वो x का गुणांक है, तथा a जो है वो x² का गुणांक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू x का गुणांक अपान x² का गुणांक। इसके बाद तीसरे नंबर पे दिया है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा त्रिघात बहुपद है, इसका सामान्य रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। तो इसके 3 शून्यक होते हैं, वो कहलाते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब यहाँ पास दिया है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a। इसी प्रकार से यहाँ जब इनका गुणन होगा तो ये देखिए यहाँ चक्रीय क्रम में आया है, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इनका जो मान प्राप्त होता है वो c/a प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -d/a। तो यदि हमसे पूछा जाता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनखंड कितना होगा, तो इसका जो गुणनफल होगा वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -d/a। इसी प्रकार से अब हम आगे आ जाते हैं। हमारा अध्याय 3 है। अध्याय 3 में है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले 2 चरीय रैखिक समीकरण का यहाँ पास हमें सामान्य रूप दिया है। इसका सामान्य रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के लिए यहाँ 3 ग्राफी निरूपण हमें प्राप्त होते हैं। तो इनके मानों को हम यहाँ पास देखते हैं। तो जो हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 में x और y इसमें 2 चर हैं, क्योंकि ये कह रहा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब यहाँ बीच में समीका का चिन्ह होगा और इसमें 2 पक्ष होंगे, एक को LHS बोलेंगे, दूसरे को RHS बोलेंगे। अनुपातों की तुलना की बात की जाए तो यहाँ जब हम इनके अनुपात में यानी a1/a2 लिखेंगे, जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2।
तो अब हमें ग्राफीय निरूपण में प्राप्त होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी ये जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को किसी भी एक बिंदु पर ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा, तो हम इसमें बीजगणितीय निरूपण में कह सकते हैं कि केवल एक अद्वितीय हल इसमें प्राप्त होगा। संगत संगत की बात की जाए तो हमारा जो समीकरण होगा वो संगत होगा। फिर दूसरी स्थिति आ जाती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी जो तीनों मान हमें अनुपातिक मान प्राप्त होंगे वो तीनों आपस में यदि बराबर हों। तो ग्राफीय निरूपण की बात की जाए तो हमारी रेखाएं संपाती होंगी। बीजगणितीय निरूपण की बात की जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, या इसी को हम बोलते हैं अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। कब प्राप्त होंगे? जब रेखाएं संपाती होंगी और ये इनके तीनों अनुपातों का मान यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 के मान आपस में बराबर होंगे। संगत संगत की बात की जाए तो ये संगत होंगे, आश्रित होंगे। फिर तीसरी कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ग्राफीय निरूपण की बात की जाए तो रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं होंगी। बीजगणितीय निरूपण की बात की जाए तो इस प्रकार की स्थिति में हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता। संगत संगत की बात की जाए तो इसमें हमारा समीकरण असंगत होता है।